कुछ इसके कंटेंट्स हैं ये वाले कि यूनिवर्सैलिटी हम देखेंगे जेनेटिक कोड की, जो कि इंडिकेट करता है कि तमाम ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन एक कॉमन ओरिजिन से हुई है। इसी तरह से अमाइनो एसिड कैसे स्पेसिफिकेशन उनकी होती है, और डाटा जो अगर हम देखें इनके अंदर जो अमाइनो एसिड्स का या न्यूक्लियोटाइड्स का प्राइमेट्स के अंदर वो काफ़ी मैच करता है। इसी तरह से प्राइमेट्स का ओरिजिन इसमें देखेंगे हम, और सीक्वेंस डाटा देखेंगे कि जो साइंटिस्ट ने जिनके ऊपर काम किया है, मोलेकुलर क्लॉक क्या है, और कैसे हम डाइवर्जेंस टाइम को मेजर कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहला जो एविडेंस है, जो कि मोलेकुलर एविडेंस है, जो कि इंडिकेट करता है कि सारी लाइफ जो है वो ज़मीन के ऊपर उनका कॉमन ओरिजिन है, वो ये है कि बायोकेमिस्ट्री या मोलेकुलर बायोलॉजी जो है ये एवोल्यूशन को हमें इंडिकेट कर रही होती है। क्योंकि अगर आप देखें कि यूनिवर्सैलिटी जो जेनेटिक कोड की है वो इसमें बहुत बड़ा इंडिकेटर है। मतलब आपको याद होगा कि आप जेनेटिक कोड के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा करते थे, जिनमें आप यूनिवर्सल भी एक उसका कैरेक्टर पढ़ते थे। अभी आपने रिसेंटली कोर्स में से पढ़ा है सेल एंड मोलेकुलर बायोलॉजी, तो उसमें हमने देखा था कि जेनेटिक कोड क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया। यानी यूनिवर्सल से आपने मुराद उसमें देखा था कि अगर AUG जो है वो मिथायोनीन को फर्स्ट अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है कोडॉन, तो वही AUG जो है वो इंसानों के अंदर सिर्फ मिथायोनीन को कोड नहीं कर रहा, वो बैक्टीरिया के अंदर भी या जितने भी बाकी लाइफ है उसके अंदर भी वो क्या करेगा, मिथायोनीन को ही कोड करेगा। लेकिन हमने ट्रिप्टोफैन देखा था कि उसमें जो है वो अक्सर यानी कि कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स थे जो कि माइटोकॉन्ड्रिया और कोड कर रही होती थी। बाकी यानी कि तमाम सेल्स के अंदर जो है वो जेनेटिक कोड क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, सिवाय माइटोकॉन्ड्रिया के, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का हमने देखा था अपना जीनोम होता है, तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर ये जो है यूनिवर्सैलिटी का जो केस है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन तमाम ऑर्गेनिजम्स तो जेनेटिक कोड रखते हैं ना, और वो यूनिवर्सल होता है, यानी तमाम के अंदर वो एक ही जेनेटिक कोड, यानी अगर आपको ये टेबल याद हो तो हमने इसमें मुख्तलिफ तरह के जेनेटिक कोड देखे थे कि अगर हमने इसमें ये देखा था कि जेनेटिक कोड इंसानों में अगर एक कोड कर रहा है खास किस्म का, तो वही बैक्टीरिया में भी करेगा, वही दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर या चिंपैंजी में, गोरिल्ला में, मंकी में करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे ये जैसे है कि अगर हम यहाँ पे कहें जी कि यू जो है, और थर्ड पे भी ये यू आ रहा हो, ठीक है, यू, तो वो फिनाइल एलानीन को कोड कर रहा था, ठीक है। तो फिनाइल एलानीन वो तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोड करेगा। तो कोई भी स्पीशीज हो, कोई भी जानदार हो, उनके अंदर अगर यू आएगा तो फिनाइल एलानीन अमाइनो एसिड ही बनाएगा। तो इट मीन्स जेनेटिक कोड अगर यूनिवर्सल है तो तमाम ऑर्गेनिजम्स के जो अनसेस्टर्स हैं वो भी क्या हो सकते हैं, कॉमन हो सकते हैं। दूसरा क्या है कि सेम अमाइनो एसिड की स्पेसिफिकेशन होती है। आपको पता है जो कोडॉन थे, यानी 3 न्यूक्लियोटाइड का जो कॉम्बिनेशन बनता था उसको हम जेनेटिक कोड या ट्रिपलेट कोड या कोडॉन का नाम दे रहे होते थे। अब जो कोडॉन होते हैं ये सेम अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, फ्रॉम बैक्टीरिया टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे जो भी आप ये 3 का ट्रिपलेट देख रहे हैं, यानी यू और यहाँ से थर्ड आपने ये पोजीशन वाला ये इधर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो कोई भी आप इनमें से मिला लें, जैसे ये यहाँ पे टेबल में है जी कि यू और यहाँ पे ये देखें यू है, तो ये फिनाइलालनीन बन रहा है। इसी तरह से अगर हम कहते हैं AUU, तो वो क्या बना रहा है, ल्यूसीन को बना रहा है। इसी तरह से GUU वैलीन को बना रहा है। तो ये सिर्फ इंसानों के अंदर नहीं होगा, ये प्लांट्स में भी यही है, बैक्टीरिया में भी यही है, एनिमल्स में भी यही है, वर्टिब्रेट्स में भी यही है, इनवर्टिब्रेट्स में भी यही है। तो ये यूनिवर्सैलिटी है उसकी। और इसके अलावा क्या है, क्या अमाइनो एसिड भी उनसे सेम बन रहा है, यानी GUU ये नहीं होगा कि बैक्टीरिया के अंदर वलीन की बजाय थ्रियोनीन बना रहा हो। वो बैक्टीरिया में भी वलीन बनाएगा, वो इंसानों में भी वलीन बनाएगा, वो इसके अलावा जो है प्लांट्स में भी वलीन ही बनाएगा, सिवाय माइटोकॉन्ड्रिया के केस के वहां पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस मैंने बताया पाए जाते हैं। तो ये एक यूनिवर्सैलिटी के बाद जो स्पेसिफिकेशन अमाइनो एसिड की आ रही है वो क्या रहती है, तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेम रहती है। तो अब आपको पता है कि हम DNA सीक्वेंसेस को 1977 से क्या हुआ था कि कंपेयर करने के काबिल हो चुके हुए थे। मतलब इतनी टेक्निक्स आ गई थी, जैसे मैक्सम गिलबर्ट टेक्निक है, दूसरी टेक्निक्स आ गई थी जिससे हम डिटरमिन कर सकते होते थे सीक्वेंसेस को। तो इस उससे पहले क्या हुआ करता था कि हम अमाइनो एसिड की सीक्वेंसेस को बस कंपेयर कर सकते थे। मतलब DNA से जो RNA बनता था, फिर RNA से जो प्रोटीन बनती थी, सिर्फ उस प्रोटीन को हम कंपेयर करने के काबिल थे। और प्रोटीन से पहले वाला जो DNA था उसको हम कंपेयर ही नहीं कर पाते थे, या उसकी अमाइनो एसिड की सीक्वेंसेस जो हैं वो सिर्फ हम डिटरमिन कर सकते होते थे। तो जो अर्ली फिर इसमें डिस्कवरी हुई कि जिसमें आप उससे एक चीज़ से साबित हो गई थी कि जो ऑर्गेनिजम्स जितने ज़्यादा नज़दीक होंगे
जितने ज्यादा उनके एंसेस्टर्स करीब होंगे उतना ही ज्यादा उनकी मॉर्फोलॉजी, उनका डीएनए क्या होगा, वो सेम होगा। यानी सपोज कर लें कि अगर हम कहें कि हॉर्स और डोंकी जो है ना, अगर आप मॉर्फोलॉजिकली देखें तो ये एक दूसरे से ज्यादा नजदीक है दिखने में बनिस्बत इंसानों के। अगर आप ह्यूमन बींग्स को कंपेयर करें तो हम तो नहीं ना इतने ज्यादा नजर आ रहे उनके जैसे मॉर्फोलॉजिकली, हॉर्स और डोंकी जैसे। तो अब हॉर्स और डोंकी जो हैं वो मॉर्फोलॉजिकली जितने ज्यादा सेम नजर आ रहे हैं, इट मीन उनका जेनेटिक मेकअप भी उतना ही ज्यादा क्या होगा, नजदीक होगा। यानी क्लोजली रिलेटेड जितने भी दो ऑर्गेनिजम्स होंगे या दो स्पीशीज होंगी, इट मीन उनके एंसेस्टर्स क्या थे, वो रिसेंटली डाइवर्ज किए हैं, वो उतने ही ज्यादा रिसेंटली क्या हुए हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं उनके एंसेस्टर्स। अदरवाइज उनका कॉमन एंसेस्टर्स हुआ करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे वही यही एग्जांपल आपको दे रहा है कि जितना सिमिलर डीएनए सीक्वेंसेस होंगे कोई भी दो ऑर्गेनिजम्स की, इसका मतलब ये होगा कि उनके एंसेस्टर्स क्या हैं, वो बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है। तो इस तरह से मोलेकुलर डाटा जो जब से अवेलेबल हुआ है, इससे हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी जो है ऑर्गेनिजम्स की, उसके अलावा हम उसका डीएनए सीक्वेंस को भी इवन मेजर कर सकते हैं। तो डीएनए सीक्वेंस से हम जो है वो कंपेयर कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स को कि कौन से दो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है, नजदीक हैं, या कौन से दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से डिफरेंट है या डिस्टेंट है। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दी गई हैं कि अगर आप एक जीन को सीक्वेंस कर लेते हैं हॉर्स से और डोंकी से, या आप हॉर्स और डोंकी से अगर सीक्वेंस कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि हॉर्स और डोंकी जो है ना, इनके जो डीएनए सीक्वेंसेस हैं वो ज्यादा जो है वो क्या है, सिमिलर हैं। यहाँ पे सीक्वेंस में स्टूडेंट्स ई साथ ऐड कर दीजिएगा, यहाँ पे ई मिसिंग हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जीन अगर एक फ्लाइंग फ्लेंजर है, मतलब ये जो फ्लेंजर मींस ये जो उड़ने वाले होते हैं ना जानदार, जैसे अब ये आपको दिखाता हूँ। तो छोटे से ना रैट लाइक यानी कि ये नजर आ रहे होते हैं जानदार, ये इनको फ्लेंजर कहते हैं, ठीक है। तो ये फ्लाइंग फ्लेंजर है, ये देखें बनाना खा रहा है। तो फ्लाइंग फ्लेंजर हो या फ्लाइंग स्क्वेरल हो या कैंगरू हो, इनकी अगर आप सीक्वेंसेस को कंपेयर करेंगे तो फ्लाइंग फ्लेंजर जो कैंगरू है ना, इनकी ज्यादा सीक्वेंसेस सिमिलर होंगी क्योंकि ये दोनों क्या है, मार्सुपियल्स में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो है दोनों चूंकि मार्सुपियल्स है तो इनकी सीक्वेंसेस ज्यादा मैच कर रही हैं एक दूसरे से। अब सीक्वेंस डाटा अगर हम देखें प्राइमेट्स का, यानी मार्सुपियल आपने देखा था ना ऐसे जानदार जो थैली वाले होते हैं जिनकी मार्सुपियल पाई जाती है। अब अगर प्राइमेट्स का हम सीक्वेंस डाटा को कंपेयर करें, प्राइमेट्स मीन जिसमें आपको पता बहुत सारे ग्रुप्स आ जाते हैं ऑर्गेनिजम्स के, जैसे अब यहाँ नीचे आप देखें तो आप यहाँ पे प्राइमेट का कोई एंसेस्टर है, ठीक है, मिलियन ईयर्स अगो, कितने मिलियन ईयर्स अगो, तकरीबन 50 मिलियन ईयर्स अगो जो था वो प्रेजेंट था। अब उसमें देखें उसकी डाइवर्जेंस होती जा रही है उससे आगे एवोल्यूशन के दौरान, कि उससे लेमर्स और लोराइजिस बने हैं, फिर टार्सियर्स देखें आगे बन गए हैं यहाँ से, फिर ये उनसे आगे ये देखें दो ग्रुप्स में से भी फर्दर आगे दो ग्रुप्स बने जिसमें न्यू वर्ल्ड मंकीज आ गए, फिर ओल्ड वर्ल्ड मंकीज आ गए, ओल्ड वर्ल्ड मंकी से फिर आगे मजीद ग्रुप्स बने, उसमें गिब्बन्स आ गए, फिर उससे आगे जो है साथ ओरेंगुटन्स बने। अब वो जो ओरेंगुटन है और गोरिल्ला है ये इकट्ठे फिर इससे वजूद में इस ग्रुप से, यानी देखें आप कि ह्यूमंस से यहाँ पे ये ग्रुप था, फिर इससे ये ग्रुप से दो, फिर उनसे ये, यहाँ से डाइवर्जेंस होते होते देखें तो प्राइमेट का एंसेस्टर कॉमन हो जाता है, ठीक है ना। ऑर्डर प्राइमेट है एक, तो उस ऑर्डर में ये सारे आ जाते हैं जानदार जो बंदर और इंसानों जैसे मिलते जुलते हैं, इसमें चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरेंगुटन, गिब्बन, ओल्ड वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड मंकी सारे आ जाते हैं। और इसमें यहाँ से यहाँ तक जितने भी ऑर्गेनिज्म है इनको एंथ्रोपॉइड्स कहा जाता है। एंथ्रोपॉइड्स मीन इंसानों से जो मिलते जुलते हैं, ठीक है, ये होमिनॉइड्स हैं, होमोसेपियंस से जो मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से होमिनॉइड्स हो गए गिब्बन से, और यहाँ तक न्यू वर्ल्ड मंकी से लेके ह्यूमंस तक जो है वो एंथ्रोपॉइड्स आ जाते हैं। और पहले वाले जो है वो प्रोजीनियंस में आ जाते हैं जिसमें लैमर्स हैं और टार्सियर्स वगैरह आ जाते हैं। अब ये प्राइमेट्स की ऑर्डर की बात हो रही है कि सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो प्राइमेट्स के जो डाटा सीक्वेंसेस हुए हैं उससे पता चला है कि गोरिल्ला और चिंपैंजीज जो होते हैं ये ज्यादा एक दूसरे से सिमिलर जो है वो नजर आ रहे होते हैं, अगर हम इसको ह्यूमन से कंपेयर करें। ऐसे ही है ना, गोरिल्ला और चिंपैंजीज की मॉर्फोलॉजी ज्यादा मैच कर रही है। लेकिन अगर हम डीएनए को देखें तो जो बनमानस का डीएनए उसको अगर हम कंपेयर करें या इंसान के डीएनए के साथ, तो चिंपैंजी की जो सीक्वेंसेस हैं वो ज्यादा जो है वो सिमिलर हैं बनिस्बत दूसरे जो जितने भी मैमल्स हैं उनकी निस्बत। मतलब शीप या गोट के निस्बत या लाइन या टाइगर्स को अगर हम देखें तो उसकी निस्बत जो यानी कि ये जो चिंपैंजीज है ना, इनकी डीएनए सीक्वेंसेस हमारे से ज्यादा मैच कर रही हैं, ठीक है।
तो इस तरह से ह्यूमन और चिंपैंजीज जो होते हैं इनमें 98.6% डीएनए जो है ना वो कॉमन है। हालांकि दिखने में देखें ज्यादा तो दूसरे जो हैं एप से ज्यादा नजर हमें आ रहे हैं, ह्यूमन से ज्यादा अगर हम कंपेयर करें तो ज्यादा क्लोज नजर आ रहे हैं। लेकिन चिंपैंजीज जो हैं उनका 98.6% डीएनए हमारे साथ कॉमन है। थोड़ा सा उसमें देखें सिर्फ डिफरेंस है जिसकी बुनियाद पे वो चिंपैंजीज हैं और हम ह्यूमन बींग्स। अगर वो भी डीएनए सीक्वेंसेज हमारी जो है वो सिमिलर हो जाएं या मुकम्मल तौर पे मैच कर जाएं तो इट मीन चिंपैंजीज में और ह्यूमंस में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। मॉर्फोलॉजिकली भी क्या हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे, क्योंकि 98.6% बहुत बड़ी रेशियो है जो कि दोनों के अंदर सेम पाई जाती है डीएनए। अब अगर हम सीक्वेंस को देखें कि सीक्वेंस डाटा के ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट ने स्टूडेंट वर्क किया है, ये कुछ उनकी एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दी गई हैं कि साइंटिस्ट ने क्या किया है रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए क्या किया है कि डाइवर्जेंस कब से इंसान की हुई है बाकी ऑर्गेनिज्म से, जैसे चिंपैंजीज हैं या गोरिल्ला से कब हुई है। तो उसको कंपेयर करने के लिए साइंटिस्ट ने मोलेकुलर क्लॉक्स को यूज किया। अब आपको पता है कि एक कांस्टेंट जो म्यूटेशन रेट आ रहा होता है ऑर्गेनिजम्स के दरमियान उसको मोलेकुलर क्लॉक का नाम दिया जाता है। यानी आहिस्ता आहिस्ता म्यूटेशन जो हो रही है ना खास तरतीब के साथ। आपने उसमें देखा था ना कि पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम मॉडल और फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म आपने देखा था कि एक होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जिसमें स्टेसिस होती है, लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टेसिस इंटरप्टेड बाय ब्रीफ पीरियड ऑफ चेंज, आपने एक स्टेटमेंट भी पढ़ी थी जिसको पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम मॉडल कहा जाता है। तो उसके मुताबिक अगर हम देखें तो जो मोलेकुलर क्लॉक्स हैं या जो रेट ऑफ एवोल्यूशन है उसका जो कांस्टेंट एक रेट आ रहा होता है एवोल्यूशन का, उसको जो है बहुत सारे साइंटिस्ट ने कंपेयर किया या जो है डेवलप किया, डिवाइस किया है। जैसे डॉक्टर एस ब्लेयर है, हैजीज हैं, ये बायोलॉजी डिपार्टमेंट में पाए जाते हैं पेन स्टेट में। और इसी तरह से डॉक्टर एलन वॉकर है जो एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में। इसी तरह से रबीका स्टॉफर हैं और इन्होंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जिसमें उन्होंने बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को जो है वो एज अंडर ग्रेजुएट अपना वर्क किया था। और इन्होंने जो है वो डाइवर्जेंस बताई है कि कब जो है ह्यूमन और चिंपैंजीज की डाइवर्जेंस हुई है। तो इन्होंने कहा है कि तकरीबन 5.5 जो है ना वो मिलियन ईयर्स अगो जो है हम जो है वो चिंपैंजी से यानी कि डाइवर्ज कर गए थे। और उसमें प्लस माइनस साथ इंडिकेट कर दिया कि शायद इसमें जो है वो 1.1 मिलियन ईयर्स ज्यादा ऐड भी हो सकते हैं 5.5 में, या आप इसमें 1.1 मिलियन ईयर्स माइनस भी कर सकते हैं। तो प्लस माइनस की रेशियो रखिए साथ इसके, तो इसमें इतना आप मिलियन ईयर्स को या तो ऐड कर सकते हैं या कम कर सकते हैं 5.5 में से 1.1 को, ठीक है ना। तो इतने साल पहले जो है इंसान जो है वो इन बंदरों की स्पीशीज यानी चिंपैंजी से जो है वो सेपरेट हो चुका हुआ था, अलहदा से वजूद में आया बंद। जैसे यहाँ पे आप देखें ना तो ये लास्ट चिंपैंजीज और ह्यूमंस आपको नजर आ रहे हैं। तो इनकी डाइवर्जेंस का टाइम पीरियड बताया गया तकरीबन -1.1 मिलियन ईयर्स अगो जो है ना वो डाइवर्जेंस का टाइम है। और यहाँ पे आप देखें तो 5.5 मिलियन ईयर्स अगो जो है प्राइमेट के एंसेस्टर्स जो थे वो पाए जाते थे। जैसे यहाँ पे 50 मिलियन ईयर्स अगो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो 50 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो प्राइमेट के एंसेस्टर्स थे। उसके बाद आके ये जो है वो उनकी दो दो में देखें डाइवर्जेंस होती गई, दो दो ग्रुप्स बनते चले गए और यहाँ पे आके ह्यूमंस जो है इनकी एवोल्यूशन हुई। अब लास्ट पे देखें तो मोलेकुलर क्लॉक्स जो है वो डाइवर्जेंस टाइप का इंडिकेट करते हैं। तो आपको पता है कि डीएनए जो होता है इसके अंदर एक खास ड्यूरेशन के बाद जो होता है वो चेंज जो आ रहा होता है, एक कांस्टेंट रेट होता है जो चेंज का, उसको म्यूटेशन क्लॉक या मोलेकुलर क्लॉक का नाम दिया जा रहा होता है। तो अब तकरीबन एक लीनियर रिलेशनशिप बनता है कि डाइवर्जेंस को अगर आप देखें या डीएनए सीक्वेंस की डाइवर्जेंस देखें ना, तो मतलब ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्जेंस को देख लें या उनके अंदर डीएनए सीक्वेंस की डाइवर्जेंस देख लें तो वो एक खास पैटर्न के साथ हो रही है। यानी जैसे जैसे न्यूक्लियोटाइड जो है वो सब्सटीट्यूट कर रहे थे, चेंज हो रहे थे डीएनए के अंदर, तो वो एक खास रफ्तार के साथ चेंज हो रहे होते थे जिससे मोलेकुलर क्लॉक जो है वो आप उसको मेजर कर सकते हैं। यानी कांस्टेंट म्यूटेशन रेट को आप मेजर कर सकते हैं। मोलेकुलर क्लॉक क्या होता है इसकी डेफिनेशन नोट कर लें, अ कांस्टेंट म्यूटेशन रेट। जो एक खास म्यूटेशन रेट होता है ना किसी भी जानदार में, किसी भी स्पीशी में, वो उसका मोलेकुलर क्लॉक होता है। तो इस तरह से मोलेकुलर क्लॉक जो होता है इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि कौन सी दो स्पीशीज जो थी वो कितने साल पहले जो थी वो एक दूसरे से डाइवर्ज की थी और वो दोनों स्पीशीज जो होती थी उनके एंसेस्टर्स कहाँ पे जाके कॉमन हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पे आपको कोई फॉसिल रिकॉर्ड भी अगर ना हो तब भी आप उन स्पीशीज का जो डाइवर्जेंस है उसको बता सकते हैं। हालांकि आप देखें फॉसिल्स के जरिए आप तब बता रहे होते हैं जब आप पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस देख रहे होते हैं, मतलब आपने उसमें फॉसिल्स को देखा था लास्ट वीक में जब हम लेक्चर देख रहे थे। तो इसमें तो कोई अगर फॉसिल रिकॉर्ड ना भी हो तो आप ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो उनका डीएनए है उसकी सीक्वेंसेस को देखते हुए आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि उनका डीएनए कितना मैच कर रहा है, कितना एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर वो ज्यादा सिमिलर है तो इट मींस वो ज्यादा कॉमन उनके एंसेस्टर हैं, यानी रीसेंट एंसेस्टर उनके हैं या रीसेंट डाइवर्जेंस हुई।
अगर डीएनए ज्यादा मैच नहीं कर रहा, इट मींस उनके एंसेस्टर्स क्या हैं, डिस्टेंट एंसेस्टर्स। अब ह्यूमन और चिंपैंजीज की अगर हम डाइवर्जेंस देखें तो इसमें अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि फॉसिल रिकॉर्ड इनका जो है बहुत पुअर है। तो अब जिनका फॉसिल रिकॉर्ड नहीं आपको मिलता, वहां पे आप क्या कर सकते हैं, आप मोलेकुलर क्लॉक को देखते हुए क्या कर सकते हैं, या डीएनए सीक्वेंसेस को कंपेयर करके ऑर्गेनिजम्स के एंसेस्टर्स को बता सकते हैं। तो ये बहुत वहां पे बेटर ऑप्शन है, जहां पे आपके पास फॉसिल रिकॉर्ड पुअर हो ऑर्गेनिजम्स का, तो वहां पे आप डीएनए को उनके कंपेयर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखें जीन क्लॉक आपको बताया गया है कि फॉर एग्जांपल अब ये देखें ऊपर स्टूडेंट्स आपको ग्रुप से दिखाए गए, इकोलाई है, यीस्ट है, सिनोरेप्टाइटिस एलिगन है, फ्रूट फ्लाई है, फिश है, एम्फीबियन है, रेप्टाइल, बर्ड्स, माइस और प्राइमेट्स। अब इसमें अगर आप कंपेयर करें साइड पे तो मिलियन ईयर्स अगो आपको नजर आ रहा है साइड पे, ठीक है, 4000 मिलियन ईयर्स अगो, 2000, 1500, 250, 125 और 68। अब इसमें देखें तो इस तरफ को जो एरो आपको बताया जा रहा है उसमें एवरेज चेंज डीएनए का बताया जा रहा है कि अगर इतने मिलियन ईयर्स अगो जो है स्टूडेंट्स देखें, अगर मिलियन ईयर्स अगो पीछे हम जाएं तो डीएनए में जो चेंज आ रहा था देखें ऑर्गेनिजम्स का, वो 71% यहाँ पे जो है वो अगर आप देखें तो 50%, 32%, 20%, 10% प्रोटीन के अंदर जो है वो चेंज आ रहा है, यहाँ पे 5% में अगर आप देखें। इसी तरह से न्यूट्रल या नॉन कोडिंग डीएनए में अगर आप देखें तो ये चेंज आपको फीसद में बताया गया है, और नीचे एवरेज चेंज जो है आपको फीसद में स्केल में बताया गया है कि 16, 8, 4 रह गया है, यानी डीएनए में कितना चेंज आ रहा था। अब देखें कि यहाँ पे 32 से चेंज होता है, 32% डीएनए में चेंज आ चुका हुआ था 4000 मिलियन ईयर्स अगो, तो उसे इकोलाई वजूद में आया ग्रुप, ठीक है। फिर 7, फिर यहाँ पे देखें 16% अगर हम देखें चेंज, तो उसमें जो है फिर आगे आके तकरीबन जो है वो अगर आप चेंजेस को देखें डीएनए के एवरेज चेंज को, तो उसमें फिर यीस्ट वजूद में आ गया, सिनोरेप्टाइटिस। आप नीचे चेंज उसका कंपेयर कर सकते हैं कि कितने फीसद डीएनए के अंदर चेंज आ चुका हुआ है, तो नए स्पीशीज वजूद में आई है। तो ये देखें डाइवर्जेंस उनके अंदर फिर होती चली गई है। इस तरह से जो है वो आप डीएनए की सीक्वेंसेस को देखते हुए उनके चेंज को आप बता सकते हैं कि कैसे एनिमल्स की एवोल्यूशन हुई है। जीन क्लॉक को आप बता सकते हैं कि कैसे जेनेटिक मेकअप के चेंज आने से नए ग्रुप्स वजूद में आते चले गए हैं, और कितने मिलियन ईयर्स हो जो है वो चेंज आया, ठीक है ना। ये स्केल आपको यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे आप इस तरफ से इस तरफ को देखेंगे और यहाँ से इस तरफ नीचे को आ जाएंगे, यानी जिस ग्रुप को आप देखना चाह रहे हैं उसको दोनों तरफ से आप इस तरह कंपेयर करके देख सकते हैं कि कितने फीसद उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड चेंज आया है। अब डाइवर्जेंस की अगर आप एग्जांपल्स लें तो जो न्यूक्लियोटाइड सब्सटीट्यूशंस हुई हैं, यानी न्यूक्लियोटाइड के जो मुतबादल न्यूक्लियोटाइड के पेयर्स ऐड हो गए जीन के अंदर, तो उससे क्या हुआ है उसको आप क्या कर सकते हैं, उन सब्सटीट्यूशंस को आप एक तरफ स्पीशीज लिख लेंगे, ठीक है, और दूसरी तरफ आप टाइम ऑफ डाइवर्जेंस लिख लेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल हॉर्स और डोंकी जो है, इसका स्टूडेंट टेबल जो है ना आपको उसमें मिल जाएगा, जो मैंने आपको नोट्स व्हाट्सएप पे शेयर किए हुए हैं, उसी को ही स्टूडेंट्स पीपीटीज की फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। एक दो स्पेलिंग मिस्टेक्स इसमें है, वो मैं आपको दोबारा रेक्टिफाई करके सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ये पीपीटीज की शक्ल में जो आपको मटेरियल दिया गया है ना, इसका मैंने आपको वो सॉफ्ट फॉर्म में जो है वो एक नोट्स की शक्ल में, यानी बुकलेट की शक्ल में, जो बुकलेट्स यूज का पेज भी आपको सेंड किया हुआ है, तो उसमें आपको ये इन द जो ग्राफ नजर आएगा वहाँ, ठीक है। तो उसमें एक साइड पे आप देखेंगे कि आपको वो एनिमल्स लिखे उनका टाइम, दूसरी तरफ उसका जो है वो न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन दिखाए गए हैं। अब हॉर्स और डोंकी जो हैं उसमें आपको वहां पे दिखाए गए हैं, तो वो जो है रिसेंटली डाइवर्ज किए हैं, और इनमें कुछ न्यूक्लियोटाइड की सब्स्टिट्यूशन ही हुई हैं इसका मतलब, ठीक है ना। और जो इनके अंदर साइटोक्रोम सी जीन जो है वो कोड करती है, वो इलेक्ट्रॉन, आपको पता है ना साइटोक्रोम सी जो है वो ऐसी प्रोटीन थी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आप पढ़ा करते थे। तो ये जीन जो है इसके न्यूक्लियोटाइड की सब्स्टिट्यूशन इनके अंदर हुई हुई है। और पिग्स और काउस देखें तो इनकी डाइवर्जेंस जो है वो बहुत पहले हो गई हुई थी, इसलिए इनकी सीक्वेंसेस भी एक दूसरे से मैच नहीं करती, और इनकी मॉर्फोलॉजी भी ज्यादा मैच नहीं करती। यानी जो रिसेंटली डाइवर्ज किए हैं ना, सिंपली उनकी मॉर्फोलॉजी ज्यादा मैच करती है, जो अर्लियर डाइवर्ज कर गए थे उनकी मॉर्फोलॉजी भी ज्यादा मैच नहीं करती। अब हॉर्स और डोंकी की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी तो मैच करती है ना, अब पिग्स और काउस की इतनी मैच नहीं करती। उसकी रीजन क्या है कि उनके डीएनए सीक्वेंसेस मैच नहीं कर रही और उनकी डाइवर्जेंस बहुत पहले हो चुकी हुई थी। ऐसे ही ह्यूमन और कैंगरूज को अगर आप देखें तो ये जो हैं मोस्ट डाइवर्जेंट स्पीशीज हैं, जिनको अगर हम कंपेयर करें तो प्लेसेंटल से या दूसरे मार्सुपियल एनिमल से, ठीक है ना। तो प्लेसेंटल्स या मार्सुपियल्स के साथ अगर आप देखें कंपैरिजन, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स आपको पता प्लेसेंटल मैमल्स में आ जाते हैं और कैंगरूज जो है वो मार्सुपियल मैमल्स में आ जाते हैं, तो हम बहुत ज्यादा डाइवर्जेंट स्पीशीज, हालांकि है तो दोनों मैमल्स ही ना, लेकिन क्यों दोनों एक दूसरे से इतना मैच नहीं कर रहे, उसकी रीजन क्या है कि हमारी डाइवर्जेंस एक दूसरे से बहुत पहले हो चुकी हुई थी मोलेकुलर लेवल पे हम देखें।
अब यहाँ पे ये स्टूडेंट्स आपको साइटोक्रोम सी की एवोल्यूशन कुछ ऑर्गेनिजम्स की बताई गई है कि इनमें अमाइनो एसिड डिफरेंसेस कितने ह्यूमन बींग से पाए जाते हैं। अब चिंपैंजी को देखें तो इसमें साइटोक्रोम सी का कोई भी इंसानों के साथ डिफरेंस नहीं पाया जाता है, यानी अमाइनो एसिड का यानी जीरो डिफरेंस है। यानी सारे साइटोक्रोम सी के अमाइनो एसिड चिंपैंजी के और ह्यूमन बींग्स के क्या है, सेम है। रीसस मंकी का 1 अमाइनो एसिड का डिफरेंस है, रैबिट का 9 अमाइनो एसिड का डिफरेंस है, काऊ का 10 का है, जिसकी वजह से हमसे डिफरेंट नजर आ रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, पिजन 12 रखता है, बुल फ्रॉग के 20 हैं, फ्रूट फ्लाई के 24 है, अमाइनो एसिड का डिफरेंस है। वीट जर्म जो है उसका 37 का डिफरेंस है, यानी उसकी जो बाहर आउटर लेयर है। यीस्ट जो है उसमें 42 अमाइनो एसिड का डिफरेंस, जिसकी वजह से यीस्ट हमसे बहुत ज्यादा जो है वो हम कह सकते हैं कि वो अर्लियर डाइवर्जेंस उसकी हुई हुई थी। अब यहाँ पे भी ये देखें आप, तो आपको ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई है जिसपे 125 मिलियन साल यहाँ पे नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स आपको दिखाए गए हैं, जिसमें ह्यूमन हीमोग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड आपको बताई गई है। ठीक है, 125 उसमें अमाइनो एसिड्स हैं, फिर 100, फिर 75, 50, 25 और 0। इसका मतलब जीरो का क्या है कि यहाँ पे आके किन का कितना डिफरेंस, यानी जीरो वाला शो कर रहा है कि ह्यूमन में और रीसस मंकी के अंदर अगर आप कंपेयर करें तो हमारे अंदर जो है तकरीबन 1 अमाइनो एसिड का तकरीबन डिफरेंस बन रहा है, ये 1 2 का। यहाँ पे देखें ना, ये ग्राफ शो कर रहा है। अगर नीचे को आप आ जाए तो यहाँ पे 25 अमाइनो एसिड का हमारे से डिफरेंस है माउस का। उससे नीचे आप आ जाए तो यहाँ पे चिकन का देखें आप, तो तकरीबन जो है वो 48 अमाइनो एसिड का डिफरेंस बन रहा है इंसानों से। फ्रॉग को अगर आप देखें, ठीक है, तो ह्यूमन हीमोग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड से, हीमोग्लोबिन से हम कंपेयर कर रहे हैं अब इस दफा अमाइनो एसिड्स को। आपको पता है हीमोग्लोबिन के अंदर भी अमाइनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन है ये। तो अब दो इसके अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन आप पढ़ते हैं। अब फ्रॉग जो है इसमें आप देखें तो यहाँ पे तकरीबन जो है वो अमाइनो एसिड्स अगर आप देखें तो 75 से नीचे नीचे बन रहा है कि जो है वो डिफरेंस है ह्यूमंस के साथ फ्रॉग का। और लेम्प्रे के हीमोग्लोबिन को अगर आप देखें तो 125 अमाइनो एसिड का डिफरेंस आ रहा है हीमोग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड के अंदर इंसानों से। तो ये आपको एक यहाँ पे जो है आप टेबुलर फॉर्म में इसको देख सकते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में, कि कितना एक दूसरे से ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर हीमोग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड।